जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया, बहुत ही अहम फैसला सुनाया है, जिसके लिए जो लागू होगा, जेसीओ एनसीओ जवान सभी को लागू होगा। प्रधानमंत्री जी का भी वादा होगा पूरा, इसमें उन्होंने जो वादा किया था वो भी पूरा हो जाएगा। पीएमआर को ओआरपी लागू होगा और सर्विंग के लिए 1 करोड़, पेंशनर्स के लिए 50 लाख जो है ये हैं। वो मैं आपको लेटर वगैरह दिखाता हूँ इसमें। अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ जो है आपके लिए एक वीडियो, कोई जो खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनका बनाता हूँ। फालतू का नहीं बनाता हूँ, जो खास चीज़ें होती हैं उन्हीं का बनाता हूँ और आपके पास भेज देता हूँ। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट के प्रूफ के साथ में। तो मैं प्रूफ के साथ में ही जो होता हूँ वीडियो बनाता हूँ। तो ये है, देखो, रिन्यूअल ऑफ एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर्विंग पर्सन के लिए 1 करोड़ है ये, और पेंशनर्स के लिए 50 लाख है ये इंडियन आर्मी और एसबीआई के लिए एमओयू साइन हुआ है। ये 16 जनवरी 25 तक था। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 15 जनवरी 2028 तक साइन हो गया है ये। और ये जो इसके बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, जो डीएसपी अकाउंट है, चाहे वो सोल्जर सर्विंग पर्सन है, चाहे वो रिटायर पर्सन है, इंक्लूडिंग पेंशनर्स। ये देखो, सर्विंग पर्सन इंक्लूडिंग जेंटलमैन कैडेट्स एंड पेंशनर्स, सभी के लिए है ये। और पर्सनल, ये क्या क्या है इसमें, देखो इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है इसके रिन्यूड एमओयू के। उन्होंने किया है कि पर्सनल एक्सीडेंट पर्सनल इंश्योरेंस है, सर्विंग पर्सन के लिए 1 करोड़ है और पेंशनर्स के लिए 50 लाख है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवर भी है इसमें। अगर किसी एक्सीडेंट में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो अप टू 1 करोड़ तक डिसेबिलिटी कवर भी है। उसके बाद है सर्विंग पर्सन के लिए गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर है, इसमें 5 लाख पर गर्ल चाइल्ड है ये, और मैक्सिमम 10 लाख है 2 गर्ल चाइल्ड के लिए। एज होनी चाहिए 18 से 25 साल तक। पेंशनर्स के लिए रखा है इन्होंने 5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ, और एजुकेशन लोन भी रखा है इसमें। मैक्सिमम अप टू 40 लाख तक एजुकेशन लोन है, और उसमें कोलेटरल फ्री है, कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है उसमें। डेथ ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड के अंतर्गत जो डेथ होगी जवान की, तो वो भी ट्रीटेड एज एक्सीडेंटल माना जाएगा, एक्सीडेंट डेथ। और सर्विंग कम्पार्ट चार्टेड एयरक्राफ्ट एंड एयर ट्रेवल वेट टिकट, जहाँ पर टिकट जो डिपार्टमेंट बनाता है तो वो भी जो एक्सीडेंटल डेथ मानी जाएगी, और 1 करोड़ और 50 लाख दिए जाएंगे। एडिशनल फीचर इंक्लूड द एमओयू टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस है इसमें 10 लाख ग्रुप टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस टू कवर नॉन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सर्विंग पर्सन के लिए। एज 18 से 65 साल तक होनी चाहिए। और ये पीआई फॉर फैमिली मेम्बर्स के लिए है 5 लाख अवेलेबल ऑन सेपरेट जीरो बैलेंस अकाउंट है। फैमिली मेम्बर के लिए अकाउंट होना चाहिए। मैक्सिमम 4 अकाउंट खोल सकते हैं। एसबीआई रॉयल्टी सेविंग अकाउंट के लिए 4% होना चाहिए। उसे फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन जो है, 2 फैमिली के जो है ट्रांसफॉर्मेशन 50,000 अप टू कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस है, ये 10 लाख है। डेथ आफ्टर कोमा पोस्ट एक्सीडेंट है आफ्टर 48 आवर्स, इसके लिए 50 लाख है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर एमओयू में। और ये एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड एसबीआई कैन बी एक्सलेटेड ऑन, ये आपको दे रखा है सारा इसमें। आपको जिसको लेटर चाहिए लेकर रख सकते हैं उसमें। उसके बाद जो है दूसरी खुशी जो बताई मैंने आपको, वो है ओआरपी लागू करना पीएमआर को ओआरपी लागू ये हो गई है। ये कोर्ट का फैसला है। ये इसके अंदर सारे के साथ ये ओए नंबर हैं, इसमें ओए नंबर दे रखे हैं इसके लिए, जो अप्लीकेंट्स दे रखे हैं और रिस्पोंडेंट दे रखे हैं। अब जो है ये पूरा विद ओए नंबर, ये विद ओए, ये सारे इसमें जोड़ रखे हैं वो। और ये जो सुना रहे हैं इसमें फैसला, इवन इफ फॉर ए सेक ऑफ आर्गूमेंट इट इज़ टेकन नोट ऑफ दैट देयर वर सम डिफरेंस बिटवीन द अफोरसेड कैटेगरीज, द पर्सनल हु ऑप्टेड फॉर पीएमआर forming a homogeneous class, and once it is found that every person in the army, navy, air force who seek PMR, जो PMR जाते हैं, लेते हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट, forms a homogeneous category in the matter of the granting benefit OROP को
For such personnel, no policy can be formulated which categories differentiation in this homogeneous class based on the date and time of their seeking PMR। उसकी इस आधार पर उसको अलग नहीं किया जा सकता कि भाई इस डेट के आधार पर वो रिटायर हुआ है, इससे पहले वालों को देंगे, बाद वालों को नहीं देंगे, इस प्रकार से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है बोलते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद जो है कॉन्स्टेंटली लेट डाउन देर इन आफ्टर and therefore we hold that the provisions contained in para 4 of the policy matter dated 7/11/2015 is discriminatory in the nature violent आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन है इसके अंदर इस प्रकार से constitution and therefore the unsustainable in law and cannot be implemented and we strike it down and direct that is matter of granted of ORP benefit to PMR personnel they be treated uniformly and the benefit of this scheme of ORP is granted, ये granted कर दी जाती है to them without any discrimination, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको ORP ग्रांट की जाती है, ठीक है नहीं। और ये भी लिखा है इसमें had been done we have no hesitation in holding that this amounts to be violated the rights available to the PMR personnel under Article 14 and 16 of Constitution as well as the it by principle of the laid down by the Supreme Court in the matter of the fixing cut of the date। तो इस प्रकार से दिया है कि भाई आर्टिकल 14 और 16 का ये उल्लंघन है और इस प्रकार से लागू करने के लिए आप जिसको लेटर चाहिए ले सकते हैं। बहुत से साथियों ने कमेंट किया था कि ये लेटर कहाँ मिलेगा, तो मैंने लेटर भी इसमें डाल दिया हूँ। तो इसलिए पूरा लेटर है, सिग्नेचर है सारे से माननीय न्यायाधीश के उनके जो भी हैं वो सारे इसमें सिग्नेचर हैं, माननीय जस्टिस वगैरह जो भी, ठीक है नहीं। और अब जो है ये आपको हिंदी में भी इसको लिखा हुआ है। प्रिय सदस्यों, हम आपको एक महत्वपूर्ण आदतन साझा करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये लिखा है किसने, इंडियन वेटरन्स ने लिखा है इसमें ORP लागू होने के बाद कि जानते हैं 7/11/2015 को ORP लागू करने के लिए नीति जारी की गई थी, लेकिन इसमें 1/7/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए प्रोमिसरी रिटायर को बाहर रखा गया के बाद, ठीक है नहीं। तो ये था 1/7/2014 से पहले निवृत्त हुए PMR रिटायर को शामिल करना, उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को बाहर रखना अवैध है। अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। ORP का उद्देश्य समान रैंक और समान अवधि के पेंशन को समान करना है, इसलिए कट ऑफ तिथि के आधार पर एक श्रेणी को समान पेंशन से वंचित करना नीति के उद्देश्य के विरुद्ध है और सरकार ने इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया है। यह तर्क की नीति के बाद PMR रिटायरी के बाहर रखे ये अच्छा ये हो गया है। उसके बाद में सारा कुछ है इसमें PMR व्यक्तिगत रूप से संगठन के लिए कैडर प्रबंधन के लिए, तो ये सारा आ गया, कोर्ट का आदेश आ गया इसके लिए। और ये धन्यवाद किया है विंग कमांडर हरि सिंह गुलाटी एडवोकेट और कमांडर अशोक चौहान एडवोकेट ने। तो ये आप लोग के लिए PMR के लिए सभी के लिए खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है जो हमारे साथियों को जो कि PMR किसी खास परिस्थिति के अंदर वजह से लेना पड़ रहा है उनको ORP लागू हो गया, ये अच्छी बात है। अब ये उसी का लेटर है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उस समय 2015 में भाषण दिया था कि मैं मेरे जवानों को जो 17 साल सर्विस करके आते हैं PMR उनको कभी भी ORP से अलग नहीं करूँगा। तो अभी उनका भी वादा ये पूरा हो जाएगा। और ये है देखो अभी जो पे कमीशन है वो क्योंकि जनवरी 2026 से लागू तो होगा, जनवरी 2026 से ही, लेकिन उसमें आपको एरियर मिलेगा क्योंकि 26 से पहले ये जो है इसमें लागू नहीं घोषणा नहीं होगी, लेकिन बाद में होगी, लेकिन आपको एरियर मिलेगा। तो बोलते हैं कि लागू का 8वां वेतन आयोग फंस गया पेज, जानिए कब तक होगी देरी। तो ये जो है वर्तमान में 7वें आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। लेकिन सरकार ने इस बजट में इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया है, जिसके संकेत मिलता है कि 2026-27 के बजट में ही इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। कहाँ फंस गया रहा पेच? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है।
मनी कंट्रोल ने व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से लिखा है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित किसी भी खर्च का हिसाब नहीं दिया गया है, क्योंकि वेतन कहने का तात्पर्य है कि जो ये बजट घोषणा की है इसमें पे कमीशन से संबंधित आवंटन नहीं किया गया, मतलब उसको निर्धारित नहीं किया गया है। तो अब ये जो है अगला बजट होगा उसमें निर्धारित किया जाएगा, लेकिन मिलेगा आप सभी को जनवरी 2026 से ही, 1 जनवरी 2026 से ही एरिया मिल जाएगा, और ज़्यादा लेट होगा तो साथ में डीए भी मिलेगा उसके ऊपर। और ये है व्यय सचिव मनोज गोविल ने कहा है कि सरकार को 8वें वेतन आयोग की लागत वित्त वर्ष 2027 से ही वहन करने की उम्मीद है। व्यय सचिव मनोज गोविल ने मनी कंट्रोल को बताया कि 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण होने वाली किसी भी व्यय को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट जमा होने के बाद में स्वीकृति होने से में 1 और साल लग सकता है। वित्त मंत्रालय ने रक्षा और गृह मंत्रालय के साथ कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें सुझाने के लिए रखा है, जिसके बाद केंद्र उसे मंजूरी देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए जो है सुझाव मांगे हैं। मैं बता रहा था आपको कि सुझाव मांगे गए रक्षा मंत्रालय से भी, तो रक्षा मंत्रालय से सुझाव मांग लिए हैं। तो अभी हमारे सुझावों का मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा कि भाई हमारे जो सुझाव हैं वो उनको करने चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं कल आपको वीडियो बना दूंगा, ताकि हमारे पॉइंट हैं जो वो सारे पॉइंट उसमें रक्षा मंत्रालय को दे देने चाहिए। गोयल ने कहा कि संदर्भ में की शर्तें स्वीकृत होने के बाद आयोग काम करना शुरू करेगा। अब ये जो शर्तें हो जाएंगी, इनके बाद में शर्तें मिल जाएंगी, उसके बाद में आयोग अपना काम करना शुरू करेगा। तो गोयल ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले आयोग ने रिपोर्ट पेश करने में 1 साल से ज़्यादा समय लिया था। आयोग मार्च 2025 में भी गठित होता है, तो रिपोर्ट मार्च 2026 तक आनी है। हालांकि इसमें 1 साल से भी कम समय लग सकता है, इसलिए वित्त वर्ष 2026 के हमें 8वें वेतन आयोग का कोई असर नहीं दिखता है। तो ये है कि अभी 2026 में कोई बात नहीं है, 27 में भी हो जाए चाहे, लेकिन आपको मिलेगा तो 1 जनवरी 2026 से ही, और साथ में आपको डी भी मिल सकता है। तो ये है आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे किसी दूसरे खास समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मे यू लिव लॉन्ग। आपका दिन शुभ रहे, और अगर आप इसमें चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।